एक मिनट। हम्म। तो जो पहले वाला है वह कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन पे। इसमें क्या है कि जो डायग्राम दिया है, डायग्राम ए का कुछ इसमें रोल नहीं है वाले क्वेश्चन में, इसका ज़्यादा रोल है बी का। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने वो पेपर 1 जब कर रहे थे तो पढ़ा था कि जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड सिर्फ सिस्टोल में जाता है, डायस्टोल सॉरी उसमें सिस्टोल में ब्लड ज़ीरो जाता है, सिर्फ डायस्टोल में ब्लड जाता है। और अगर जाता भी है तो भी सुप्रा एंडोकार्डियल पोर्शन में जाता है, सब एंडोकार्डियल पोर्शन में वो नहीं जाता। तो यही बताया हुआ है इसमें। तो इसमें क्या बताया है कि सबसे पहले तो सबसे ऊपर हमारा आवर्टिक प्रेशर, आवर्टिक प्रेशर का मैक्सिमम क्या है 180 और मिनिमम क्या है 120। तो क्या होता है, ये जो दो लाइंस डिस्टिंग्विश की हुई है, पहली लाइन सिग्निफाई करती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और जो दूसरी लाइन है वो सिग्निफाई करती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आवर्टिक प्रेशर एकदम से राइज करता है। एंड फिर क्या होता है, जैसे ये सिस्टोल ख़त्म होता है, डायस्टोल शुरू होने वाला होता है, एक सडन स्पाइक दिखती है एंड उसे क्या हम कहते हैं डाइक्रोटिक नोच। वो क्यों आती है, ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ आवर्टिक वोल्व। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में, कि उन दोनों में क्या होता है। सबसे पहले जब हमारा जो वेंट्रिकल है उसकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो क्या होता है, जो परफ्यूजन प्रेशर है वो एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है फॉर लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। क्योंकि जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का डिफरेंस होगा वो बहुत मतलब वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो आउल्टा होता है और जो हमारी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है, ड्यूरिंग सिस्टोल उन दोनों में प्रेशर डिफरेंस सिर्फ -1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का होता है। लेकिन जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उनमें प्रेशर डिफरेंस होता है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का। तो क्योंकि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रेशर सिर्फ -1 का कमी है, तो परफ्यूजन प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो ऑलमोस्ट। रवनीत, हाँ सुन सुन सुन, ये मेरे को कभी समझ नहीं आता, मैंने अभी अभी वो किया है, हाँ, मैं बता देती हूँ। एंटर किया है, तो एक बार फिर से समझा दे। ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले इसमें आवर्टिक प्रेशर है और एक हमारा लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का है और एक राइट कोरोनरी आर्टरी का है। आवर्टिक प्रेशर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इसमें ये जो दो डॉटेड लाइंस है, पहली डॉटेड लाइन सिग्निफाई करती है आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, और दूसरी लाइन सिग्निफाई करती है आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को। तो क्या होता है कि जो हमारा आउल्टा है और जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस डिटरमाइन करता है कि उनमें ब्लड फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग सिस्टोल जब इसका प्रेशर आउल्टा का प्रेशर इस 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का प्रेशर होता है 121 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड जो हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है उसका प्रेशर होता है 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो क्या है कि जब ये वाला पॉइंट हो रहा है, जब सिस्टोल हो रहा है, तो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और आउल्टा के बीच का प्रेशर डिफरेंस सिर्फ 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो इसलिए इनका जो परफ्यूजन प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, और इसलिए इस आर्टरी में, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन राइट कोरोनरी आर्टरी और आउल्टा में 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए उसका परफ्यूजन प्रेशर हाई है तो वो ज़ीरो नहीं होता, लेकिन फिर भी फ़्लो कम हो जाता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस पहले जितना नहीं होता जितना डायस्टोल में होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बीच का हम बाद में देखेंगे, पहले दो मेजर लाइंस देखेंगे। जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होती है, तो क्या होता है कि जो हमारा आउल्टा है, इसके बाद जो हमारा वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल का प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो हो जाता है इसीलिए जो हमारा कोरोनरी ब्लड फ्लो है, इट राइजेस शार्पली एंड ये मैक्सिमम लेवल अटेन करता है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, लेकिन राइट कोरोनरी आर्टरी में राइज इन प्रेशर इतना नहीं होता,
क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर डिफरेंस इतना नहीं होता, इसलिए उसका जो प्रेशर राइज है वो इतना नहीं होता, लेकिन राइज होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। उसका रीज़न यही है कि जो हमारा लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है उसका पहले से प्रेशर डिफरेंस बहुत कम था, और जो राइट है उसका पहले से ही बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इसके बीच में इन दो डॉटेड लाइंस के बीच में कौन सा फेज होता है, इन जैसे स्टार से मार्क किया है, वो होता है रैपिड इजेक्शन पहले, एंड फिर होता है स्लो इजेक्शन। इन दोनों में क्या हो रहा है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर्टिक प्रेशर। तो पहले रैपिड इजेक्शन में आवर्टिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा दोनों, लेफ्ट में और राइट में। स्लो इजेक्शन में क्या हो रहा है, आवर्टिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो कोरोनरी ब्लड फ्लो दोनों आर्टरी में डिक्रीज होगा। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्स आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बाद भी ऐसे दो फेज होते हैं। पहला होता है रैपिड फिलिंग फेज, दूसरा होता है स्लो फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज में क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकुलर मसल्स है वो रिलैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीजेस दोनों आर्टरी में। और स्लो फिलिंग फेज में क्या होता है, परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीजेस दोनों आर्टरीज में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में भी और राइट कोरोनरी आर्टरी में भी। ठीक है, तो इसमें क्या था, व्हाट आर द चेंजेस इन द कोरोनरी ब्लड फ्लो इन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ड्यूरिंग द वेरियस फेजेस। तो इसमें यही बताना है कि सबसे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, उसके बाद इसमें क्या हुआ इजेक्शन में, और फिर रिलैक्सेशन एंड देन फिलिंग में। फिर है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द लेफ्ट कोरोनरी ब्लड फ्लो इफ द हार्ट रेट इंक्रीजेस। तो जब भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो एक रिएक्शन होता है हमारे वेंट्रिकुलर मसल में, जिसमें एटीपी से एडीपी की फॉर्मेशन होती है। तो एडीपी क्या होता है, वेसोडाइलेटर होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो वाई इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल मोर ससेप्टेबल टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें जो सिस्टोल में प्रेशर डिफरेंस होता है वो बिल्कुल कम होता है, तो उसका परफ्यूजन प्रेशर ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो सिस्टोल में नहीं होता, सिर्फ डायस्टोल में ब्लड फ्लो होता है। इसीलिए ड्यूरिंग सिस्टोल वो क्या है, मोर ससेप्टेबल टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। फिर हमारा कोरोनरी ब्लड फ्लो इन हेल्थ एंड डिसीजेस, इसमें क्या होता है, ये जैसे पहला है हेल्थी पर्सन का। सो फर्स्ट है रेस्ट पे, और ये हमारा एक्सरसाइज वाला ग्राफ। रेस्ट में क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड फ्लो बाय में डायस्टोलिक ब्लड फ्लो का जो रेशियो होता है वो होता है 1/4। ठीक है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड फ्लो कम होता है, डायस्टोलिक ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। और एक्सरसाइज में क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का ब्लड फ्लो का रेशियो 1 हो जाता है। तो ये मतलब ग्राफ से यही पता चल रहा है कि जो सिस्टोलिक ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, डायस्टोलिक की पीक ज़्यादा दिखाई हुई है लेकिन इसकी विड्थ भी कम हो जाती है, इसलिए इन दोनों का रेशियो इज़ 1। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं। ठीक है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड जो डायस्टोलिक है उसकी विड्थ भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये रहा कि एक मिनट, हाँ, एक्सरसाइज क्या करता है, एक्सरसाइज शॉर्ट कर देता है डायस्टोल की ड्यूरेशन को, एंड दस इट रिस्ट्रिक्ट द राइज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो। तो इसमें क्या है, व्हाट आर द चेंजेस इन द कोरोनरी ब्लड फ्लो, ये पिछले वाला इक्वेशन है, लेफ्ट और राइट में क्या चेंज हुए। फिर है व्हाट आर द चेंजेस इन कोरोनरी ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इन अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन में क्या होगा, एक्सरसाइज इंक्रीज द सिम्पथेटिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड दस कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज, एंड वो रेशियो वाला भी चेंज हो जाता है। सो व्हाट आर द मेटाबॉलिक ब्लड फ्लो, जो मेटाबॉलिक फैक्टर जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं एक्सरसाइज में, वो होता है एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयंस, K+ आयंस, लैक्टिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एडिनोसिन और एडिनिन की न्यूक्लियोटाइड्स। फिर वही अगर किसी को पहले से कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी की होती है एंजाइना पेक्टोरिस की ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं ना, जो हाइपोक्सिया के पेन को ट्रांसमिट करते हैं, वो सब एंडोकार्डियली सिचुएटेड होते हैं। एंड एक्सरसाइज में क्या होता है, सब एंडोकार्डियल पोर्शन में
जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और अगर किसी को कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन है फिर तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि उसमें क्योंकि हाइपोक्सिया आ जाएगा सब एंडोकार्डियल पोर्शन में, इसीलिए उसे पेन फील होगा जिसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद है ये तो ये वही सेम ग्राफ है कार्डियक साइकिल का। तो इसमें पहले हमें ये पूछा है कि इसके डेफिनेशंस और वैल्यू क्या होती है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है, वेंट्रिकल में वो वॉल्यूम ब्लड की जो रहती है आफ्टर डायस्टोलिक फेज में, तो इसकी वैल्यू क्या है 120 टू 140 मिलीलीटर। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है जो सिस्टोल के बाद बचती है वेंट्रिकल में, विच इज़ 50 मिलीलीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, अमाउंट ऑफ ब्लड, ये ऑफ है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर स्ट्रोक, मतलब एक स्ट्रोक में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड इजेक्ट कर देता है, तो वो होता है एंड डायस्टोलिक माइनस एंड सिस्टोलिक। मतलब जब हमारा डायस्टोल खत्म हो गया था तो एक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बची थी, और फिर सिस्टोल शुरू हुआ, तो सिस्टोल के बाद कुछ बची है, तो मतलब टोटल कितना उसने इजेक्ट कर दिया, एंड डायस्टोलिक माइनस एंड सिस्टोलिक, विच इज 70 टू 80 मिलीलीटर। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड विद ईच हार्ट बीट। तो जो इतनी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बची हुई थी वेंट्रिकुलर में, और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें से कितनी परसेंटेज वो मतलब निकाल देता है हर वेंट्रिकल के हर हार्ट बीट के साथ, तो वो होती है 65%। सो व्हाट इज द कोज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट की होती है क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स, और सेकेंड हार्ट साउंड की कोज होती है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स। एंड एनमरेट द अदर इवेंट्स एसोसिएटेड विद फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड। तो इसमें मुझे समझ नहीं आया आंसर लिखना क्या है। लिखने को अगर इस ग्राफ से बताना है तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट हार्ट साउंड में जो पी वेव है उसकी पीक दिखने को मिलती है, एंड उसके बाद ए वी वोल्व क्लोज तो हो गया, आउटिक वोल्व ओपन होती है। सेकेंड हार्ट साउंड में क्या होता है, जो टी वेव ख़त्म होती है एंड उसके बाद ए वी वोल्व नहीं, आउटिक वोल्व क्लोज नहीं, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, तो यही बताना है इसमें। बाकी ये मैं कंफर्म करके बता दूंगी इसका आंसर है क्या। सो व्हाट इज़ द डायक्रोटिक नोच। डायक्रोटिक नोच क्या होती है, सडन राइज इन आउल्टिक प्रेशर, जो कि हमें आउल्टा के प्रेशर वेव फॉर्म पर दिखती है। कोस क्या होता है डायक्रोटिक नोच का, क्लोजर ऑफ आउल्टिक वोल्व। उसके बाद जो हमारा ये कर्व है, ये क्या है, जो ये वाली लाइन है ये बताती है कार्डियक आउटपुट का के बारे में, एंड ये वाली जो लाइन है ये बताती है वीनस रिटर्न के बारे में। एक्स एक्सिस पर क्या है, राइट एट्रिया का प्रेशर, जिसे हम सेंट्रल वीनस प्रेशर कहते हैं, एंड दूसरा इट इज़ रिलेटेड टू प्री लोड। मतलब कि हम इस एक्स एक्सिस पर इसको तीन चीज़ें मान सकते हैं, राइट एट्रियल प्रेशर, साइनस वीनस प्रेशर और प्री लोड। एंड इसका काम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस देता है टू वीनस रिटर्न। उसके बाद इन दोनों का जो और वाई एक्सिस पे क्या है, कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न जो हमने प्लॉट किया। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें फाइनल कार्डियक आउटपुट और फाइनल वीनस रिटर्न बताता है, एक प्रेशर के पॉइंट पर, एक राइट एट्रियल के प्रेशर पॉइंट पर। तो इसमें यही लिखा है कि ये फिगर हमें क्या दिखा रहा है, सिम्फेथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट, क्योंकि ये नॉर्मल है, और जब हमने सिम्फेथेटिक स्टिमुलेशन की तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। और राइट एट्रियल प्रेशर क्या इंडिकेट करता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर और प्रीलोड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द वीनस रिटर्न। बाकी ये वही है। तो इसमें क्या है कि सिम्फेथेटिक स्टिमुलेशन, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहा है, एंड दूसरा वो वीनस रिटर्न को इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ये करता क्यों है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। सो सिम्फेथेटिक स्टिमुलेशन क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, इसलिए वो कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज़ कर देगी। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये वीनस रिटर्न को कैसे इंक्रीज़ करती है। तो देखो जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स क्या होती है, हमारी कैपेसिटेंस वेसल की, वो ब्लड को स्टोर कर पाती है। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंसिबल होती है। लेकिन सिम्फेथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है, इस वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब वो वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है। तो इसकी जो डिस्टेंडिंग एबिलिटी थी उसकी कम कर देती है, तो ये ब्लड को स्टोर नहीं कर पाते, ये उसे टुवर्ड्स द हार्ट भेज देते हैं, तो वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो पहला यही है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन कार्डियक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न। दूसरा है कि वाई सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न। तो इसका आंसर यही है, ड्यू टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटेंस ब्लड वेसल। दूसरा है कि ये कार्डियक आउटपुट को क्यों इंक्रीज करती है, बिकॉज इट इंक्रीज हार्ट रेट। तो ये वही MCQ क्वेश्चन है, लेकिन ये 2.5 मार्क्स के क्यों है मुझे पता नहीं। रीज़न देना होगा तो रीज़न यही है। उसके बाद है हमारा ये क्या है, इट शोज चेंजेस इन ईसोफेजियल एंड आर्टीरियल प्रेशर्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेनिंग विद क्लोज्ड ग्लोटिस इन द नॉर्मल मैन। तो इसमें क्या होता है, हम मुंह बंद करके एक्सपिरेशन करते हैं बहुत फोर्सफुली। तो इस मैन्यूवर को हम क्या कहते हैं, वोल्साल्वा मैन्यूवर। तो ये कौन से रिसेप्टर को टेस्ट करता है, ये बेरो रिसेप्टर को टेस्ट करता है। एंड ये लोकेटेड किधर होता है, आर्क ऑफ आर्टा में एंड बाइफोकेशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। फंक्शन क्या है, बेरो रिसेप्टर है। तो ये चेंज इन ब्लड प्रेशर को सेंस करेंगे, तो कंट्रोल ब्लड प्रेशर। एफरेंट क्या होता है, आर्क ऑफ आर्टा से क्रेनियल नर्व 10 एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी से क्रेनियल नर्व 9। उसके बाद है हमारा ये कि ये प्रेशर फ्लो चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है ये बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल का एक सीधा साधा मतलब क्या होता है कि अगर दो चीज़ें हैं ऐसे कनेक्टेड ट्यूब्स है, तो उसमें अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो what does this principle state, that within a flow of constant energy when fluid moves through a region of low pressure it will speed up। मतलब अगर एनर्जी कांस्टेंट है और प्रेशर इज डिक्रीज्ड, सो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर मान लो कि हमारा एक ब्लड वेसल है, ऐसे ब्लड वेसल है और वो एक मिनट, ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल है और वो इतना हो गया ओक्लूड। तो मैं इसे एक पार्ट मान रही हूँ और इसे दूसरा। तो अब इन दोनों में फ्लो सेम रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या थ्योरम होती है, A1V1 इज A2V2। तो क्या होगा कि इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज, तो इस पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और बर्नौलिस थ्योरम क्या कहती है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है कि पार्शियली ऑक्लूडेड ब्लड वेसल में लेटरल प्रेशर को क्या होगा, लेटरल प्रेशर विल डिक्रीज। एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लड वेसल में, एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लड वेसल में क्या होता है, ऐसे डायमीटर कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को आगे भेजो, लेकिन इधर तो प्रेशर कम हो रहा है, तो एक टाइम पे प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि ब्लड फ्लो रुक ही जाएगा। तो यही क्लिनिकल एप्लीकेशन होते हैं बर्नौलिस थ्योरम की एथेरोस्क्लेरोसिस में। उसके बाद ये हमारा बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि ये कैरोटिड साइनस है और आर्टिक आर्ट्स में आर्टिक साइनस होगा। उन दोनों से इफरेंस जाती है, कैरोटिड साइनस से 9th क्रेनियल नर्व, आर्टिक आर्च से 10th क्रेनियल नर्व। ये दोनों किधर जाएंगे, मेड्यूला में, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में। उसके बाद ये जाते हैं CVLM में, एंड CVLM किधर जाता है, RVLM पे, एंड वो आगे सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन को रेगुलेट करते हैं। तो A क्या है इधर, क्रेनियल नर्व 9th, B क्या है, क्रेनियल नर्व 10th, C क्या है, NTS, एंड D क्या है, RVLM। रिफ्लेक्स क्या होता है, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अगर एक्टिविटी इन एरिया A डिक्रीज हो जाती है, तो ये देखो एक्टिविटी इंक्रीज कब होता है, जब स्ट्रेच होता है, डिक्रीज हो गया मतलब स्ट्रेच कम हो रहा है, मतलब कि BP कम है, तो BP और हार्ट रेट विल इंक्रीज। और अगर स्टिम्युलेट हो रहा है तो BP एंड हार्ट रेट विल डिक्रीज। उसके बाद यही है हमारा सेम बेरो रिसेप्टर दिए हुए है। तो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस टू एरियाज। बेरो रिसेप्टर नेम क्या है, कैरोटिड साइनस और आवर्टिक साइनस। फंक्शन क्या है, सेंसिटिव टू एनी चेंज इन ब्लड प्रेशर, सो दे मेंटेन ब्लड प्रेशर। उसके बाद नेम द एफरेंस, क्रेनियल नर्व 9th एंड 10th। उसके बाद है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लैंपिंग द आर्टरी प्रोक्सिमल। अगर हमने प्रोक्सिमल की तो प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड, प्रेशर रिड्यूस तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। अगर डिस्टली क्लैम्प की तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। तो इसमें यही है, आसान है ये।
तो ये है। लास्ट क्वेश्चन दोबारा बताना। ये देखो, मान लो ये वाला ही डायग्राम हम लेते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम है और ये हमारे आवर्टिक साइनस है और ये हार्ट है। तो इधर अगर मतलब अगर ब्लड फ्लो ऐसे हो रहा है तो ये प्रोक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रोक्सिमली क्लैम्प कर देती हूँ तो क्या ब्लड कम जाएगा, तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है वो काम करेगा और वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर मैं आर्टरी को ऐसे डिस्टली क्लैम्प कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, तो इधर ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर विल इंक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो बेरो रिसेप्टर्स है ये भेजेंगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे स्टार्लिंग फोर्सेस। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में RVLM क्या था? वो होता है रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेड्यूला। मेड्यूला में होता है, इसका काम क्या होता है, आरवीएलएम का नॉर्मल काम होता है कि ये सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। तो फिर जब भी हमारा बीपी बढ़ता है तो और सीवीएलएम स्टिमुलेट होता है तो वो आरवीएलएम को इनहिबिट कर देता है। वेजोमोटर सेंसर होते हैं ना? हाँ वही है ये। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टार्लिंग फोर्स में क्या होता है, देखो ये हमारी एक कोई कैपिलरी है, कैपिलरी में फ्लूइड है तो फ्लूइड एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो पानी को बाहर भेजेगा या फ्लूइड को बाहर भेजेगा, उसे कहते हैं कैपिलरी प्रेशर। अपोजिट ये जो इंटरस्टिशियम है उसमें फ्लूइड है, वो अपने फ्लूइड को अंदर भेजना चाहेगा तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। अंदर जो कैपिलरी में कोलोइड्स होते हैं वो क्या करेंगे, अब फ्लूइड को अपने पास रखना चाहेंगे, उसे कहते हैं प्लाज्मा कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर। और जो बाहर इंटरस्टिशियम में प्रोटीन्स है वो क्या करेंगे, अपने पास फ्लूइड रखना चाहेंगे तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहला है कि अगर किसी को कंजेस्टिव कार्डियल फेलियर है और उसका इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, मतलब उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो देखो क्या होगा, ये अंदर है, ये जो ब्लड जा रहा था अब इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो मतलब कौन सा प्रेशर इंक्रीज हुआ, कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हुआ। वो क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर भेजेगा तो बाहर फ्लूइड अकुमुलेट होगा एंड इसे क्या कहते हैं, इडीमा। तो क्या होता है, हमें पिटिंग इडीमा होता है डिपेंडेंट रीजन में। अब इसका मतलब क्या होता है वो आगे करेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज इडीमा, इडीमा इज बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यू। कौन सा स्टार्लिंग फोर्स अफेक्ट हुआ है, जो हमारा कैपिलरी प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इडीमा डिपेंडेंट रीजन में ही क्यों है। तो अभी मान लो मैं खड़ी हूँ तो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण और प्रेशर बढ़ा हुआ है तो जो मेरा ज़्यादा फ्लूइड अकुमुलेशन है वो टुवर्ड्स द फीट होगा, तो जो इडीमा है वो मेरी फीट में दिखेगा। अगर मैं बैठी हुई हूँ तो ग्रेविटी के कारण मेरे सेक्रल रीजन में इडीमा दिखेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इफेक्टेड है। इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट रीजन में। क्यों होता है डिपेंडेंट रीजन में, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो अकुमुलेट किधर होगा, ग्रेविटी जहाँ पे उसे लेकर जाएगी। दूसरा, अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या है, और उसे प्रोटीन यूरिया है, मतलब कि जो प्रोटीन्स है, जो कोलोइड्स है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, मतलब प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है वो कम हो रहे हैं। तो मतलब जो प्लाज्मा कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कम हो रहा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये डोमिनेट कर जाएगा, ये डोमिनेट करेगा तो वापस से इडीमा होगा। लेकिन जो ये इडीमा है ये जनरलाइज्ड होता है, मतलब ये हर जगह होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो जितने भी बॉडी फ्लूइड है उसकी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, तो इसमें कुछ ग्रेविटी का काम नहीं होता, इसलिए ये पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड इडीमा दिखता है। तो कौन सा स्टार्लिंग फोर्स इफेक्टेड है, प्लाज्मा कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर। उसके बाद आते हैं हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन पे। लिम्फेटिक सर्कुलेशन में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ग्राफ देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये कैसे करता है कि अब ये देखो, ये जैसे इसका स्ट्रक्चर है ना, ये हमने एंडोथीलियल सेल एक दिखाया और ये दूसरा एंडोथीलियल सेल दिखाया। इसके बीच में स्पेस होता है जिसके कारण अगर यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है
तो वो प्रोटीन को अंदर अपने ले लेगा एंड बाहर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन विल बी नॉर्मल। और अगर बाहर प्रोटीन कम है तो वो अंदर से प्रोटीन बाहर भेज देता है फ्रॉम वाल्स। तो ये किस किस को कंट्रोल करता है? प्रोटीन को। वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वॉल्यूम को भी ऐसे कंट्रोल करेगा, अगर बाहर फ्लूइड ज़्यादा उसे अंदर ले लेगा और अगर बाहर फ्लूइड कम है अंदर से बाहर भेज देगा। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर को भी इन दोनों के बैलेंस से वो मेंटेन करता है। नॉर्मल रेट क्या होता है? 120 मिलीलीटर पर आवर और 2 to 3 लीटर्स पर डे। सो एनी फैक्टर विच विल इंक्रीज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब मान लो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ गया, इट विल इंक्रीज द लिम्फैटिक फ्लो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू लिम्फैटिक फ्लो इफ देयर इज एलिवेटेड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अगर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड बाहर निकलेगा कैपिलरी से। सिमिलरली अगर अंदर का कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो भी फ्लूइड बाहर जाएगा, और अगर परमिएबिलिटी बढ़ जाता है तो भी फ्लूइड बाहर जाएगा। तो इन तीनों केस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज इंक्रीजिंग, जो कि लिम्फ फ्लो को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद है व्हाट इज द रोल। ठीक है, बताती हूँ। तो इसमें देखो यही है कि जो लिम्फैटिक फ्लो होता है ना, लिम्फैटिक का काम क्या होता है? जो इंटरस्टिशियम से फ्लूइड को अपने पास लेना। तो मान लो ये मेरी कैपिलरी है और ये मेरा इंटरस्टिशियम है और ये मेरा लिम्फैटिक है। तो अगर किसी कारण से कैपिलरी से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो वो फ्लूइड इंटरस्टिशियम से लिम्फैटिक में चला जाता है। कैसे जाएगा? क्योंकि उसमें वाल्व्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल के अंदर वाल्व्स होते हैं। तो वाल्व्स क्या करेंगे कि अगर उधर प्रोटीन बढ़ रहा है तो प्रोटीन को अंदर ले लेंगे, तो वो मेंटेन करते हैं प्रोटीन के लेवल को, फ्लूइड के लेवल को, वॉल्यूम को। और तो इस तरह से मेंटेन कर रहा है। दूसरा क्या है कि अब मान लो जितना ये इंटरस्टिशियम में प्रेशर बढ़ रहा है या जितना इंटरस्टिशियम में फ्लूइड बढ़ रहा है उतना ज़्यादा फ्लूइड लिम्फ में जाएगा, उतना ज़्यादा लिम्फैटिक फ्लो होगा। तो एनी फैक्टर विच विल इंक्रीज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विल इंक्रीज द लिम्फैटिक फ्लो। तो अगर कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम क्या होता है? फ्लूइड को बाहर भेजना। तो क्या होगा? लिम्फैटिक फ्लो बढ़ेगा क्योंकि इंटरस्टिशियम में फ्लूइड बढ़ रहा है। अगर इसके अंदर प्रोटीन्स कम हो जाते हैं तो भी वही होगा, फ्लूइड बाहर चला जाएगा और वो इंटरस्टिशियम से लिम्फैटिक फ्लो बढ़ जाएगा। अगर इस कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तब भी फ्लूइड बाहर जाएगा और वो लिम्फैटिक फ्लो में चला जाएगा। तो इसमें यही है। फिर क्या है कि ये इडीमा को कैसे प्रिवेंट करता है? तो वही पहले वाला रीज़न है कि ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन को रेगुलेट करता है, वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, इंटरस्टिशियम फ्लूइड के प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो इन तीनों फैक्टर के कारण वो इडीमा नहीं होने देता कि अगर बाहर फ्लूइड ज़्यादा बढ़ गया तो वो फ्लूइड को अपने अंदर ले लेगा और लिम्फैटिक फ्लो में चला जाएगा वो फ्लूइड। उसके बाद तो ये तो पूरा वही दिखाया हुआ है क्या कितने टाइप के वेसल्स होते हैं। तो इसका कोई ग्राफ से रिलेटेड नहीं है। पहला है कि कौन सा वेसल कैपेसिटेंस वेसल होता है। सो कैपेसिटेंस वेसल कौन से होते हैं? वेन्स। क्यों? क्योंकि वेन्स आर इजी डिस्टेंसेबल, सो दे कैन अकोमोडेट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एट मिनिमम प्रेशर चेंज। सो एक्सप्लेन वाई दो द कैपिलरीज हैव द लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया दे स्टोर मिनिमल ब्लड। तो क्यों? क्योंकि जो कैपिलरीज है, कैपिलरी में ब्लड फ्लो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, वो ऑन ऑफ होता रहता है। ऑन ऑफ क्यों होता है? क्योंकि उसका एक प्रिंसिपल मतलब एक इफेक्ट की वजह से ऑन ऑफ होता है, जिसे हम कहते हैं वेजो मोशन। वेजो मोशन क्या होता है? इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटा आर्टीरियल्स एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे कभी रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से जो कैपिलरी का ब्लड फ्लो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, इसीलिए वो ब्लड को स्टोर नहीं कर पाते। फिर हमें पता है कि वो पोइजली थ्योरम होती है कि आर एस ए टीटा एल बाय पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेडियस ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो? ये पाई आर 4 होता है शायद, मैं देख के बताती हूँ। तो क्या होगा अगर रेडियस बढ़ेगा हाँ तो R4 होता है। पाई आर 4 होता है ना। तो पाई आर 4, तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी 1/4 ऑफ पावर से। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हीमोक्रेट ऑन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस? तो देखो हीमोक्रेट बढ़ गया तो जो सेल्यूलर पोर्शन है ब्लड का वो बढ़ रहा है, तो वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। फिर हमारा प्लाज्मा स्किमिंग इफेक्ट क्या होता है? और तो जैसे अगर मान लो ये हमारा ब्लड वेसल है,
तो ब्लड वेसल में क्या होता है, जितने भी हमारे आरबीसी होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंटर तो वो सबसे ज़्यादा सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होते हैं, फिर उससे कम पेरिफेरी में, और बिल्कुल पेरिफेरी में तो होते ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो सेंटर में होगा एंड उससे कम पेरिफेरी में होगा, ठीक है, और बिल्कुल कोनों पे तो होगा ही नहीं। इसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्किमिंग इफेक्ट, कि मतलब आरबीसी इन द सेंट्रल एक्सिस, RBCs are in the central axis where the flow rate is fastest, leaving the cell free zone of plasma at periphery. उसके बाद हमारा शोक में क्या है कि देखो इसका क्या है, पल्स रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम है, स्किन कोल्ड और मॉइस्ट है, रेस्पिरेटरी रेट कम है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शोक के, एंड उसमें भी हेमरेजिक शोक के। तो डायग्नोसिस क्या है, हेमरेजिक शोक। तो ये है, अगर कोई पूछे इसके साथ कि हेमरेजिक शोक में क्या होता है, सबसे पहले तो जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो वीनस रिटर्न विल डिक्रीज, वीनस रिटर्न डिक्रीज तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होकर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ा देगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगी, टेकीकार्डिया, तभी इसका देखो पल्स रेट बढ़ा हुआ है लेकिन बीपी कम है। जनरल वेजोडाइलेशन होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी इसीलिए उसकी स्किन कोल्ड है, एंड रैपिड शेलो ब्रीदिंग होगी। ये सारे किसके इफेक्ट है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के। इधर लिखा है ना शेलो रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है कि कभी कभी से कोमा क्यों होता है, क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो टिश्यू परफ्यूजन विल डिक्रीज, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो गया तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस विल इंक्रीज, जो कि लैक्टिक एसिड को अकुमुलेट करेगी, एंड इसके अकुमुलेशन से वेरियस मैकेनिज्म्स चलते हैं जो कि विच कैन लीड टू कोमा। तो हाउ कैन दिस बी मैनेज, इसका आंसर मुझे मिला नहीं, मतलब पता नहीं, तो ये मैं बाद में बताती हूँ, अभी शाम तक बताऊंगी। फिर हम सबसे पहले तो आईवी चढ़ाएंगे ना हेमोरेजिक है अगर, तो मतलब सॉरी प्लाज्मा चढ़ाएंगे। अब हाँ वही, लेकिन वो मुझे मिला नहीं ना कहीं पे लिखा हुआ, तो फिर मैंने लिखा नहीं। हाँ मैं देख के बताऊंगी, वो आए थे ग्रुप पे जो आंसर्स, उसमें से देख के मैं बता दूंगी। फिर हमारा ईसीजी में क्या है, PQRS TU। पी वेव क्यों आती है, ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS क्यों आता है, ड्यू टू वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। टी वेव क्यों आती है, ड्यू टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ PR इंटरवल, PR इंटरवल क्या डिनोट करता है, AV नोडल डिले। QT इंटरवल क्या डोनेट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों को। ST सेगमेंट क्या डोनेट करती है, एक आइसो इलेक्ट्रिक पीरियड, जो अगर बढ़ जाए तो वो साइन होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। तब उसने कहा कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये तो है डीपोलराइजेशन, और जो T वेव है ये है रीपोलराइजेशन, तो इन दोनों की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंट। लेकिन सेम पोलैरिटी क्यों है, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है वो अपोजिट होता है, तो इसीलिए 2 माइनस विल मेक अ प्लस, इसलिए इनकी सेम पोलैरिटी होती है। उसके बाद फिर हमारा ये ECG पर ही है कि डिफाइन आयंथोवन ट्राइंगल। तो क्या होता है, क्या क्या लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक थर्ड है। क्वेश्चन। हाँ तो देखो QRS कॉम्प्लेक्स ही होता है क्योंकि वेंट्रिकल डीपोलराइज कर रहा है, और T वेव की होती है क्योंकि वेंट्रिकल रीपोलराइज कर रहा है। तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, अगर QRS पॉजिटिव है तो जो T वेव है वो नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी सेम पोलैरिटी क्यों है, क्योंकि जो डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, बेस टू एपेक्स होती है, ठीक है, मतलब ऐसे, और जो रीपोलराइजेशन की डायरेक्शन है वो एपेक्स टू बेस होती है। तो अगर मैं कहती हूँ कि QRX को मैं X मानती हूँ और T को मैं Y मानती हूँ, तो अगर मुझे इनकी नेट पोटेंशियल निकालनी है तो क्या होगी, सबसे पहले तो X, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो Y, X माइनस वाई, लेकिन Y के अपोजिट है कि मतलब वो रीपोलराइजेशन है तो -Y। तो ये नेट क्या हो जाएगा, X प्लस वाई, तो दोनों का जो साइन है वो सेम होता है, ठीक है, आगे समझ। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं आयंथोवन ट्रायंगल क्या होता है। तो
किसी भी वॉल्यूम कंडक्टर का फीचर क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल्स एट एंड पॉइंट ऑफ एन, मतलब कि मान लो ये करंट का सोर्स है एंड उसके तीनों ओर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो अगर इसकी पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट की पोटेंशियल इस V2, इस पॉइंट की पोटेंशियल इस V3, तो इन दोनों का सम हर बार क्या होगा, ज़ीरो। तो सिमिलरली हमें अपनी बॉडी में एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें करंट का सोर्स होगा हार्ट, एंड यहाँ पे हम लिम्ब लीड्स मतलब लगा देंगे कि इधर राइट आर्म पर, लेफ्ट आर्म पर और लेफ्ट फीट पर। तो क्या होगा, जो ट्रायंगल हमें मिलता है उसे हम कहते हैं आयंथोवन ट्रायंगल। तो इसी में क्या है कि जब भी किसी एक लीड, मतलब मान लो मैंने इधर 1 लीड लगा दी, इधर 2 लीड लगा दी, इधर 3 लीड लगा दी, तो किसी भी एक में अगर डिफ्लेक्शन होती है तो क्या हमें पता चलता है कि जो एक्सिस है, ईएमएफ जो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका जो एक्सिस है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में एक चेंज हमें दिखता है डिफ्लेक्शन से। तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, कि इसी चीज़ को हम कहते हैं कि कार्डियक वेक्टर और कार्डियक एक्सिस। ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, ये क्यू आर एस वेव के लिए -30 डिग्री टू +110 डिग्री डिफ्लेक्शन। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला, ये भी मैं ढूंढ के बताऊंगी। सो नेम 2 कंडीशन जिसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में। अगर उल्टा पूछते राइट एक्सिस डेविएशन किस में होती है, तो वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होगी एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में होगी। तो बस यही है, एक बड़ा सा ईसीजी वाला बचा है और एक शोक वाला बचा है। उसका आंसर मैं ढूंढ, मतलब इसके अलावा 2 जीसीपीएस बचे, एक ईसीजी का और एक शोक लिम्फेटिक का। तो वो मैं भेज दूंगी अभी ग्रुप पे, या फिर शाम को जब प्रीवियस ईयर पेपर के साथ बता दूंगी। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना है तो पूछ लो। वो जो बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म वाला जो चार्ट था ना, जो गिनोंग का ग्राफ है, जो मैम ने मतलब पढ़ाया भी था नीता मैम ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को। वैसे ही मैं मतलब बार बार करती हूँ, भूल जाती हूँ, एक बार ये पूरा एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैं बता देती हूँ। तो देखो क्या होता है कि कैरोटिड, जो कैरोटिड साइनस है और जो आवर्टिक साइनस है, ये किसे करते हैं, सेंस किसे करते हैं, स्ट्रेच को। जब प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अभी हम मानते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ये दोनों स्ट्रेच हो गए, तो स्टिमुलेट हो गए। तो कैरोटिड साइनस से कौन लेकर जाएगा, 9th क्रेनियल नर्व, एंड आवर्टिक से कौन लेकर जाएगा, 10th क्रेनियल नर्व। इन दोनों की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज होकर स्टिमुलेट करेंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस को। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस के अब 2 काम होते हैं, वो डायरेक्टली भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी कर सकता है। पहला काम है कि वो CVLM को स्टिमुलेट करेगा, जो कि क्या होता है हमारा कोडल वेंट्रोलेटरल मेड्यूला में होता है। ठीक है। तो CVLM को स्टिमुलेट करेगा, तो उसका एक मतलब वो क्या करेगा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो RVLM को इनहिबिट कर देगा। RVLM का नॉर्मल काम होता है सिम्फेथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ाना। तो अगर BP बढ़ा हुआ है तो RVLM क्या हो जाएगा, इनहिबिट। तो वो सिम्फेथेटिक स्टिमुलेशन को नहीं इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, अगर सिम्फेथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो एक जो स्टिमुलस लेकर जाएगी, मतलब उसमें सिंपल है कि सिम्फेथेटिक गैंग्लियन स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा, तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा नहीं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसका उल्टे में दूसरा पाथवे पूरा आएगा कि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो ये कुछ स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा, तो इसकी इनहिबिशन ही नहीं हो रही, तो RVLM नॉर्मल काम कर रहा है। वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो सिम्फेथेटिक जो स्टिमुलेशन है उससे स्टिमुलेट करेगा, एसिटाइल कोलिन की रिलीज करवाएगा, एंड फिर नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे, एंड वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। तो बस यही है इसमें। ठीक है, समझ आ गई। ठीक। और कुछ